द बिशप्स बेडरूम एक इरोटिक थ्रिलर है। ये कहानी मारियो और एम्बेली नाम के निहायती ठरकी और घटिया किस्म के जालसाज रिटायर्ड सिपाही की है, जो अपनी पत्नी क्लोफे बुर्लोस्केनी के छोटे भाई की विधवा मटिल्डा स्क्रोसाती के साथ रिलेशन रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। और एम्बेली की पत्नी क्लोफे बुर्लोस्किनी एक संपन्न परिवार से है। उसके परिवार की एक बड़ी विरासत है। झील के किनारे एक बड़ा घर है। शहर में काफी लोग उनके परिवार को जानते हैं क्योंकि उसके ग्रेट अंकल एक बिशप हुआ करते थे। हालांकि बिशप के बारे में ऐसी अफवाह भी थी कि वो एक होमोसेक्सुअल था और अपने प्रेमी से मिलने के लिए छुट्टियों के बहाने अपने पुरखों के इस विला में आया करता था। एक दिन मिस्टीरियसली नज़दीकी झील में डूबने से उसकी मौत हो गई। तब लोगों का ये कहना था कि परिवार के लोगों ने ही उसकी हत्या कर दी थी। हालांकि तब जो भी हुआ हो, ये बात 50 साल पुरानी है। अब तो पुरानी जनरेशन का कोई बचा भी नहीं है कि इस बात की पुष्टि की जा सके। सेना से रिटायर्ड होने के बाद ओरेम्बेली की जिंदगी बड़ी बोरिंग हो गई है। फिलहाल आवारागर्दी करने के सिवाय उसके पास कोई खास काम नहीं है। वो बस अपनी पत्नी क्लोफे का पैसा उड़ा रहा है और उसकी संपत्ति का आनंद ले रहा है। वो अपनी पत्नी क्लोफे के भाई की विधवा मटिल्डा से अवैध रिलेशन तो रखना चाहता है, पर उसकी पत्नी की कड़ी निगरानी की वजह से ऐसा नहीं कर सकता है। असल में ओरेम्बेली अपनी पत्नी क्लोफे के सामने एक भीगी बिल्ली है, क्योंकि वो उसके पैसों पर पल रहा है। एक दिन झील के पास उसकी मुलाकात एक अजनबी लड़के मार्को मफी से होती है, जो उसकी पत्नी के भाई की विधवा मटिल्डा की उम्र का होगा। जल्द ही उसकी उस लड़के मार्को से दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों आवारा हैं और मस्तीखोर हैं। मार्को अपनी बोट पर झील में इधर उधर घूमने और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के सिवाय कोई खास काम नहीं करता है। ये बोट ही उसका घर है। पहली मुलाकात में ही ओरेम्बेली मार्को को अपने विला में डिनर के लिए इनवाइट करता है और मार्को राजी भी हो जाता है, क्योंकि फिलहाल उन दोनों के पास बहुत सारा खाली समय है। जब ओरेम्बेली, क्लोफे, मटिल्डा और नया ओरेम्बेली का बना दोस्त मार्को मफी डिनर टेबल पर साथ में होते हैं, तो जल्द ही मार्को को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि ओरेम्बेली की घर में क्या औकात है। वो घर में एक भीगी बिल्ली है। ऐसा ही हाल मटिल्डा का भी है। घर में क्लोफे की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। डिनर टेबल पर बात करते हुए मार्को को पता चलता है कि क्लोफे का भाई यानी मटिल्डा का पति एंजेलो बुर्लोस्किनी 1935-36 के इटालियन अबसीनियन वार के बाद से ही मिसिंग है और पिछले 10 सालों से घर वापस नहीं आया है। वो एक सिपाही हुआ करता था। एंजेलो से मटिल्डा की शादी एक बाल विवाह थी। उसने 10 साल पहले 16 साल की मटिल्डा से शादी की थी। आज मटिल्डा 26 साल की है और शादीशुदा होते हुए भी एक कुंवारी है। क्लोफे मटिल्डा को किसी पंछी की तरह अपने विला में कैद रखती है और बाहर की दुनिया से उसने उसका सारा नाता काट रखा है। मार्को को मटिल्डा की इस हालत पर काफी तरस आती है। वो उसे अपने साथ भगा लेना चाहता है और जी भर के प्यार करना चाहता है। वो एक खूबसूरत लड़की है। पहली बार देखते ही मार्को उसके प्रति आकर्षित हो गया था। सेम ऐसी ही चाहत ओरेम्बेली की भी है। हालांकि ओरेम्बेली और मटिल्डा की उम्र के बीच बहुत ज्यादा गैप है, पर ओरेम्बेली की ठरक का कोई सानी नहीं है। इस रात मार्को उसी विला में बिताता है। ओरेम्बेली उसके लिए वही कमरा तैयार करवाता है जिसमें उसकी पत्नी के ग्रेट अंकल, जो कि एक बिशप हुआ करते थे, छुट्टियों में आकर रहा करते थे। इस कमरे से मटिल्डा का कमरा साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ से मार्को मटिल्डा को बेचैन अपने शरीर से खेलते हुए देख सकता है। इसके बाद तो मार्को के मन में मटिल्डा के प्रति चाहत और बढ़ जाती है। पर मार्को बुर्लोस्किनी परिवार का परमानेंट गेस्ट नहीं है और अगली सुबह उसे वहां से जाना पड़ेगा। अगली सुबह मार्को जब अपनी बोट में वहां से निकल रहा होता है और एम्बेली उसे अपने साथ बोट पर टाइम स्पेंड करने के लिए इंसिस्ट करता है, तब मार्को उसे अपने साथ झील में घुमाने के लिए राजी हो जाता है। ये एक बड़ी झील है और इसके आसपास एक बड़ा शहर बसा हुआ है। वे शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक झील में बोट के माध्यम से भी आ जा सकते हैं। मार्को उसे अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले जाता है। यहाँ मार्को की गर्लफ्रेंड की एक सहेली भी है, जिस पर ओरेम्बेली ने कई बार ट्राई मारा,
वे बोट में बिना कपड़ों के पूरी झील में मस्ती भी करते हैं। 10 साल पहले सेना छोड़ने के बाद से उसकी जिंदगी में ऐसा एडवेंचर पहली बार आया है। वो अपने पुराने मस्ती भरे दिन सोचकर इमोशनल हो जाता है। जब वो सेना में था और अफ्रीका में तैनात था, वहाँ उसकी कई गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। एक शाम जब मार्को बोट के लिए कुछ जरूरी पुर्जे खरीदने के लिए नज़दीकी टाउन जाता है और अगले दिन वापस आता है, तो देखता है कि ओरेम्बेली उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही बेड पर सोया हुआ है। जब मार्को इस बारे में अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तो वो बतलाती है कि रात में ओरेम्बेली ने बहुत बड़ा सीन खड़ा कर दिया था और कहने लगा कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं और वो डर के मारे सो नहीं पा रहा है, इसलिए उसने उसे अपने साथ सोने दिया। ओरेम्बेली एक चालाक आदमी है और अपनी ठरक साधने के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी के पीठ पर भी छुरा मार सकता है। उसे केवल हवस मिटाने से मतलब है, चाहे वो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। क्लियरली उसने मार्को की गर्लफ्रेंड को करप्ट कर दिया है। हालांकि मार्को को इस बात से ज़्यादा परेशानी नहीं है, वो वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड से सीरियस नहीं था। कुछ दिन मार्को और ओरेम्बेली साथ बिताने के बाद फिर से विला वापस लौट जाते हैं, पर यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें ओरेम्बेली की पत्नी क्लोफे का सामना करना पड़ेगा। क्लोफे ओरेम्बेली को शाम में घर से बाहर जाने नहीं दिया करती थी, क्योंकि उसे उसकी ठरक पर भरोसा नहीं था। आज तो वे कुछ दिनों बाद घर आए हैं। ऊपर से क्लोफे का कजन भी अपनी 2 टीनेज लड़कियों के साथ वहां आया हुआ है। ओरेम्बेली के लिए ये तो जैसे आग में घी डालने वाली बात हो गई। उसने दूर से ही देख लिया था कि विला में क्लोफे का कजन भी आया हुआ है, इसलिए वो विला नहीं जाना चाहता है। पर जब वो क्लोफे के कजन की टीनेज बेटियों को देखता है तो विला जाने का अपना मन बना लेता है। विला में ओरेम्बेली अपनी पत्नी क्लोफे के कजन की बेटियों को बोट दिखलाने के बहाने उनके साथ इनडायरेक्टली सेक्सुअल हरारत करने के लिए उन्हें उकसाता है। पर उन लड़कियों को ऐसा करते उसका पिता देख लेता है और ओरेम्बेली को गालियां देते हुए गुस्से में वहां से अपनी बेटियों के साथ चला जाता है। यहाँ पर मार्को भी है और ओरेम्बेली को ऐसी हरकत करते देख सकता है। घर में काम करने वाले गार्डनर भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ओरेम्बेली एक नंबर का ठरकी है और घर में काम करने वाली उसकी बेटी पर भी कई बार चांस मार चुका है। गार्डनर मार्को को बतलाता है कि अगर ओरेम्बेली उसकी बेटी से गलत हरकत करेगा तो वो ओरेम्बेली के बोल्स उसी कैंची से काट देगा जिससे वो बगीचे में फूलों और पौधों की छटाई करता है। काफी अपमान झेलने के बाद उस रात ओरेम्बेली मार्को के कमरे में आता है और कहता है कि वो और मटिल्डा एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उसकी पत्नी क्लोफे की वजह से उनके बीच मिलन नहीं हो पाता है। अगर वो मटिल्डा को भी अपनी बोट पर उनके साथ आने दे तो वे अपना रोमांच पूरा कर सकते हैं। ओरेम्बेली मार्को को अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोट पर लाने के लिए जोर देता है, जिससे कि मटिल्डा बोट पर अकेली बोर ना हो। असल में ओरेम्बेली एक धूर्त है और उसने ये बात नोटिस कर ली है कि मटिल्डा मार्को को पसंद करने लगी है, इसलिए उसने मार्को को अपने और मटिल्डा के नकली प्यार के किस्से सुनाए और मटिल्डा को ये दिखलाने के लिए कि मार्को की पहले से एक गर्लफ्रेंड है, मार्को को बोट पर अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लाने के लिए कहा, ताकि उनके बीच कुछ पनपने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाए। जब मटिल्डा के मिसिंग पति को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया जाता है, ओरेम्बेली, मटिल्डा, मार्को और उसकी गर्लफ्रेंड बोट में घूमने जाते हैं। ओरेम्बेली एक धूर्त ठरकी है और बोट में भी मटिल्डा का अच्छे से फायदा उठाता है। इतने में भी उसका मन नहीं भरता है और वो एक होटल में भी अपने और मटिल्डा के लिए कमरा बुक कराता है। दुनिया को दिखाने के लिए उसने 2 अलग कमरे बुक किए हैं, पर वो रात मटिल्डा के कमरे में ही बिताने वाला है। उस रात बोट पर मार्को को भी नींद नहीं आती है और वो देर रात टहलने के लिए शहर की सड़कों पर निकल जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसने ओरेम्बेली को एक साइकिल पर तेजी से कहीं जाते देखा है, पर मार्को इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और इसे नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन जब वे सभी एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, उन्हें खबर मिलती है कि ओरेम्बेली की पत्नी क्लोफे की झील में डूबने से मौत हो चुकी है। ये एक शॉकिंग खबर है, पर किसी को इस बात का कोई दुख नहीं है। पुलिस इस घटना की तफ्तीश करती है और जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचती है कि क्लोफे बुर्लोस्किनी ने आत्महत्या की है, क्योंकि वो अपने पति के द्वारा उसे लिखी गई चिट्ठी से बहुत दुखी थी, जिसमें उसने अपने और मटिल्डा के बीच प्यार होने का जिक्र किया था। पुलिस को ये चिट्ठी मिलती भी है
और मामला आत्महत्या का साबित हो जाता है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद ऑरेम्बिली मटिल्डा से शादी कर लेता है। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। मार्को भी अपने रास्ते लौट चुका है और ऑरेम्बिली और मटिल्डा अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। ऑरेम्बिली की पत्नी क्लोफे की मौत के 3 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान मार्को का भी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। वो आजकल बड़ा बेचैन रहता है और एक दिन मटिल्डा और ऑरेम्बिली से मिलने वापस विला लौट जाता है। यहाँ पहुँचने पर वो नोटिस करता है कि ऑरेम्बिली और मटिल्डा के बीच रिश्तों में अब खटास आ चुकी है। ऑरेम्बिली के मन में मटिल्डा के लिए एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। मार्को को अकेला पाकर मटिल्डा उसे बतलाती है कि उसे लगता है कि क्लोफे ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि ऑरेम्बिली ने ही उसे मारा था। अब मार्को को भी ये लगने लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मार्को ने उस रात होटल से ऑरेम्बिली को तेजी से निकलकर कहीं जाते हुए देखा था। हो सकता है कि ऑरेम्बिली उस रात साइकिल से घर वापस आया हो और अपनी पत्नी को झील में डुबा दिया हो। मार्को ने उस रात एक आदमी को, जो ऑरेम्बिली जैसा ही दिख रहा था, साइकिल में तेजी से कहीं जाते हुए देखा था। कुछ दिनों बाद विला में एक अनवांटेड गेस्ट आ जाता है। ये मटिल्डा का पति एंजेलो है, जो ऑफिशियली डेड घोषित कर दिए जाने के बाद अब वापस आ चुका है। हालांकि वो इसलिए वापस नहीं आया है कि मटिल्डा को अपने साथ वापस ले जाए, बल्कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे उसकी बहन की आत्महत्या की खबर मिली थी। असल में क्लोफे और एंजेलो के बीच काफी समय से पत्राचार हो रहा था। उसकी बहन को पता था कि एंजेलो की मौत नहीं हुई है। वो उससे रेगुलर टच में भी थी, पर क्लोफे ने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बतलाया। असल में क्लोफे के भाई एंजेलो को युद्ध के दौरान दुश्मनों ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बोल्स काट डाले थे, इसलिए अब उसमें कोई अर्ज नहीं बचा है और वो वापस अपनी पत्नी मटिल्डा के पास नहीं आना चाहता है। वो यहाँ वापस आना भी नहीं चाहता था, पर उसकी बहन की आत्महत्या की खबर सुनने के बाद उसे वापस आना ही पड़ा, क्योंकि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसने उससे जल्द ही मिलने का वादा किया था। ऊपर से वो ये भी चाहती थी कि ऑरेम्बिली उसके विला से हमेशा के लिए चला जाए। वो उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बनता जा रहा था। क्लोफे उस बेहुदे आदमी के लिए कभी आत्महत्या नहीं कर सकती है। नए सरकमस्टांसेस के मद्देनजर पुलिस फिर से क्लोफे बुर्लस्किनी की मौत की जांच शुरू करती है। तब मार्को उसके भाई एंजेलो और पुलिस को यह बतलाता है कि उसने क्लोफे की मौत वाली रात ऑरेम्बिली को साइकिल पर कहीं जाते देखा था। वो जल्द ही उस साइकिल वाले को भी पुलिस के लिए ढूंढ निकालता है। साइकिल किराए पर देने वाले आदमी की गवाही और नए सबूतों के आधार पर पुलिस ऑरेम्बिली को गिरफ्तार करती है, पर ऑरेम्बिली विला में ही बिशप के कमरे में खुद को फांसी लगाकर मौत को गले लगा लेता है। वो खुद पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप साबित होने के बाद की शर्मिंदगी झेल नहीं पाता है। ऑरेम्बिली का गुनाह साबित होने के बाद मटिल्डा का एक्स हस्बैंड अपने विरासत की सारी संपत्ति उसके नाम कर देता है और वहां से चला जाता है। अब वो वापस कभी नहीं आएगा। उसने विदेश में अपना बड़ा कारोबार सेट कर लिया है। उसकी जिंदगी वहीं सेट है। उस रात जब ऑरेम्बिली ने खुद को फांसी लगा ली थी, मार्को और मटिल्डा ने सेंसफुल रिलेशन बनाया था। जब मटिल्डा को लगता है कि अब वो मार्को से शादी करेगी और अपनी नई जिंदगी मार्को के साथ शुरू करेगी, मार्को उसे अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। शायद उसने उस रात ऑरेम्बिली को नहीं देखा था, शायद वो उसके कपड़े में कोई और था। वो कन्फर्म नहीं था कि उस रात उसने किसे देखा था, पर मटिल्डा के कहने पर उसने ऑरेम्बिली के खिलाफ गवाही दे दी थी। शायद ऑरेम्बिली निर्दोष रहा हो, इसलिए मार्को माफी मटिल्डा के साथ ना रहकर वहां से चला जाता है और अपनी आज़ाद और आवारा जिंदगी में वापस लौट जाता है। उसने खुद को उस विला की मनहूसियत से बचा लिया। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।